दो बॉडीज़ में, उन दो बॉडीज़ जो हैं उनका मास जो है वो दे रखा है m1 और m2। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम कंजर्वेशन of momentum कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमने ये कहा कि जो मतलब अगर कोई भी दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है एक का मास m2 है, अगर वो टकरा जाते हैं, उनकी टक्कर लग जाती है आपस में, तो दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं, दोनों की वेलोसिटीज़ में कुछ ना कुछ चेंज होगा। मासेस तो सेम है ना, मासेस तो सेम है, लेकिन दोनों की वेलोसिटीज़ में चेंज होगा। जब वेलोसिटीज़ में चेंज होगा तो जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो इसका मतलब उनका मोमेंटम चेंज होगा। मान लीजिए पहले उनका मोमेंटम mu1 था एक बॉडी का, तो टकराने के बाद उसका मोमेंटम हो गया mv1, चेंज हो गया ना, mv1 माइनस mu1, वो चेंज हो गया। ऐसे ही दूसरी बॉडी का पहले मोमेंटम था mu2 और फिर मोमेंटम हो गया mv2। तो हमने ये कहा कि अगर पहली बॉडी की बात करेंगे mv1 माइनस mu1, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। इस चेंज इन मोमेंटम को बोल दिया डेल्टा p1। ऐसे ही जो दूसरी बॉडी है उसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा mv2 माइनस mu2, तो इस चेंज इन मोमेंटम को हमने बोल दिया डेल्टा p2। ठीक है, डेल्टा p1 और डेल्टा p2 चेंज इन मोमेंटम, ये तो समझ में आ गया। भाई चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करके चेंज आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द नेट चेंज इन द लीनियर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, यानी कि डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2, नेट का मतलब होता है टोटल। तो इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ डेल्टा p1, दूसरी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ डेल्टा p2। ठीक है, तो ये आ जाता है जीरो के इक्वल। ठीक है, तो आप ये कह लीजिए ये नहीं पढ़ा भाई, हमने ये नहीं पढ़ा, हमने कुछ और पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम कौन सा हो गया भाई, हमने ये कहा कि इसका मास m1 है पहली बॉडी का, दूसरी बॉडी का मास m2 है, m1 m2 ये हो गया। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन में कौन कौन सी चीज़ें लेंगे हम, टकराने से पहले पहली बॉडी का मोमेंटम m1 u1, दूसरी बॉडी का मोमेंटम m2 u2। ठीक है, तो करके देख लीजिए। और टकराने के बाद ये हो गया, तो हम ये कहेंगे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम मैंने ये क्यों लिखा है, मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम क्या है, ये आफ्टर वाली बाद वाली फाइनल वेलोसिटी। तो m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2। बिफोर कोलिजन वाला कितना है, बिफोर कोलिजन वाला है m1 u1 प्लस m2 u2, है ना। अब इधर ले आओ दोनों को, तो ये मेरे पास हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1, और ये क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 और इज इक्वल टू जीरो। अब आप लोग समझ गए m1 v1 माइनस m1 u1 क्या है, m1 v1 माइनस m1 u1 क्या है डेल्टा p1, तो ये हो गया डेल्टा p1, और m2 v2 माइनस m2 u2 ये क्या है डेल्टा p2, तो डेल्टा p2, तो डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है। तो मैंने ये कहा कि पहली बॉडी का चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p1,
दूसरी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P2, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि दोनों का सम यानी कि नेट मोमेंटा, मोमेंटा मतलब मोमेंटम का पूरा फॉर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों का एडिशन 0 के बराबर हो गया, ये हमने यहाँ से देख लिया। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखिएगा हम ये कहेंगे कि जब यहाँ पर डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0 है, इसको उधर ले जाओ, डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे देख सकते हैं कि मैं पेज नंबर 27 पर हूँ इस टाइम। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद हम इसी को ये कह रहे हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, यही जो इक्वेशन है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए। तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चलिए जी, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, समझ गए, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को, किसी भी चेंज को, अगर किसी भी चीज़ को मैं अगर टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो उसका रेट हो गया। अगर किसी चेंज को मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ, चेंज को, है ना, तो वो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया। तो ये क्या है, ये चेंज ही तो है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 डिवाइडेड बाई टाइम टी, है ना, स्मॉल टाइम टी, डेल्टा टी। तो हमने इसको बोला कि ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 या मास 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to minus negative of rate of change of momentum, rate of change of momentum of m2, इसको m1 बोल दो, इसको m2 बोल दो। ठीक है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा P2 बाई डेल्टा टी, या डेल्टा P2 इधर ले लो, माइनस डेल्टा P1 उधर ले लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने बोला कि फोर्स ऑन M2 is equal to minus force on M1, ये समझ गए। इधर M2 कैसे आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब मोमेंटम M1 का चेंज हो रहा है तो वो जो M1 यानी कि पहली वाली बॉडी है वो फोर्स किस पर लगा रही है, दूसरी बॉडी पर, समझ गए, पहली वाली बॉडी फोर्स किस पर लगा रही है, दूसरी बॉडी पर। तो जब भी हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो वो फोर्स के इक्वल होता है, वो फोर्स के इक्वल होता है। याद करिएगा हमने ऐसा करा था कि ये M1 है बॉडी, मतलब इस बॉडी का मास M1 है और इसका मास M2 है, और ये इस पर टकरा रही है, इसको मैंने बॉडी A बोल दिया, इसको बॉडी B बोल दिया। तो जब ये इस पर टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इस पर टकराने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो मैं ये कहूँगा कि इसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ वो किसकी वजह से हुआ, तो इसकी वजह से हुआ, और इसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसमें हो रहा है तो वो किस फोर्स के बराबर होगा, वो M2 वाले फोर्स के बराबर होगा, समझ गए, वो M2 वाले फोर्स के बराबर होगा। और हम ये कहते हैं कि ये मैंने इसकी जगह फोर्स क्यों लिखा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट क्या है, रेट है डिवाइड बाई डेल्टा टी, चेंज क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो उसी को फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उसी को क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर फोर्स ऑन M2 आ गया इज इक्वल टू नेगेटिव फोर्स ऑन M1। ठीक है, अच्छा, तो इसी को क्या बोलेंगे, ये एक्शन है और ये क्या है, रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन
इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल तो इक्वालिटी साइन और अपोजिट तो नेगेटिव साइन, इक्वल एंड अपोजिट रिलेशन। ठीक है जी, चलें आगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं यहाँ तक ठीक है, आगे चलूँ? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो दिस प्रूव्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद जरा पेज नंबर 27 पर ही देखिएगा, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो पहली एप्लीकेशन ये है रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन, तो एक गन है हमारे पास, यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो है ये इंटरनली इससे किसी भी लीवर वगैरह के थ्रू ये इससे स्ट्राइकर से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो ये गन है, इस गन में से हमने स्ट्राइकर को खींचा, तो गन का हिस्सा ही है ये स्ट्राइकर। ये गन को चलाना भी कोई आसान नहीं होता, बड़ा हार्ड होता है ये। इसको खींचते हैं, तो इसको खींचते हैं तो इसमें बहुत हार्ड क्वालिटी की स्प्रिंग लगी रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो जो स्प्रिंग है ना, जैसे हम ये देखते हैं जैसे पेन होता है, वो क्लिक क्लिक करने वाला पेन होता है, तो क्लिक क्लिक करने वाला जो पेन होता है उसकी भी जो स्प्रिंग होती है वो भी आपने कभी किसी एक पेन को क्या 2 साल 3 साल या 4 साल यूज़ करा है ना, पता भी नहीं चलता होगा कि महीने 1.5 महीने में ही हम अपना पेन बदल लेते हैं। तो क्या होता है कि वो जो क्लिक वाला पेन होता है उसकी जो स्प्रिंग होती है, उसकी स्प्रिंग को आप कितना यूज़ करेंगे, आप दिमाग में एकदम से ये आता है कि नहीं पार्कर के पेन पता नहीं इतने महंगे क्यों होते हैं। एक नॉर्मल सा जेटर का पेन ले लेते हैं, वो 20-25 रुपये का आ जाता है, पार्कर का पेन 300 रुपये का आता है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो वो क्लिक वाला जो उसका सिस्टम है उसकी स्प्रिंग ख़राब ही नहीं होती, सालों साल चलती है, क्योंकि वो ओरिजिनल स्टील की बनी होती है स्प्रिंग, तो वो ख़राब नहीं होती। अब क्लिक वाला पेन, तो कुछ बच्चों को ये भी आता था, बैठे टिक 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 लगे पड़े हैं उसमें। अरे भाई आप उसको बार बार करोगे तो वो जो उसका स्प्रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होकर धीरे धीरे जो है उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, और फिर क्या होगा, वो बटन दबा दिया जी, वो बटन दबी गया, अब इसका अब तो वापस ही नहीं आ रहा बटन, उसकी स्प्रिंग ही ख़राब हो गई। तो कभी बंदूक में होता है ऐसा, किसी के दादाजी की या परदादा की बंदूक थी, वो दादाजी ने यूज़ करी, फिर जो है पिताजी ने यूज़ करी, है ना, और अब जो है अब मैं भी हथियारों के शौक पालता हूँ, मेरे पास भी मेरे दादाजी के ज़माने की बंदूक है ना। तो लोगों के पास हुआ करती थी, पहले लोग रखते थे, लोगों के पास हथियार हुआ करते थे, है ना, अब भी रखते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ऐसा होता था कि वो दादाजी के ज़माने की थी ना, तो अब इसको मैं दबा रहा हूँ ना, तो ये बहुत धीरे से गोली चलती है, बस चली और यहाँ गिर गई है, उतना वो स्ट्राइकर में वो पावर ही नहीं रही है। तो क्या होता है कि आप सोचिए कितनी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की मेटल होता होगा, जिस मेटल का वो स्प्रिंग बनता होगा। तो वो जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग भी इसको पीछे खींचता है, और पीछे खींचने पर ये स्ट्राइक होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो दिवाली पर बच्चों को नहीं होती पटाखे चलाने वाली जो बंदूक होती है ना, वो होती है जिसको पटाखों की वो रोल होता है, चट 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 वो ऐसे आवाज़ आती है उसमें, तो वो उसमें वही वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर भी स्प्रिंग लगी रहती है वो। लेकिन एक दिवाली पर जब चलाई बंदूक तो पता चला दूसरी दिवाली में वो ख़राब ही हो जाती है, वो दूसरी दिवाली में नहीं आती है फिर बंदूक। और रीज़न यही है कि उसका स्प्रिंग ख़राब हो जाता है। तो स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर काम करता है, वो भी बुलेट का इसका गन का ही एक पार्ट है, तो उसके साथ ये जुड़ा हुआ है स्ट्राइकर। अब दिस इज कॉल्ड ट्रिगर। इस ट्रिगर को पीछे खींचा तो स्ट्राइकर बहुत ज़्यादा मुश्किल से पीछे जाता है,
तो जितनी मुश्किल से पीछे जाएगा उतनी ही ताकत के साथ, उतनी ही फोर्स के साथ आगे वो मेटल के पोर्शन को स्ट्राइक करता है। और जो मेटल होता है, मेटल का पोर्शन यही रह जाता है, और जब वो स्ट्राइक करता है इतनी ज़्यादा ताकत के साथ में, तो वो भी मेटल का बना हुआ है, स्ट्राइकर भी मेटल का। मेटल से जब मेटल टकराता है तो चिंगारी उठती है, और जैसे ही एक स्पार्क जनरेट होती है, तो स्पार्क जनरेट होती है, वो जो हिस्सा है वो तो यहाँ रह जाता है, और जो गन पाउडर है, गन पाउडर में आग लग जाती है। अब आग लग जाती है तो वो तो यहीं फट जाना चाहिए था, वो फटा क्यों नहीं? क्योंकि आपने इतनी लंबी बैरल दे रखी है, आपने फटने की जगह नहीं छोड़ी उसके लिए, तो वो फटेगा कहाँ से? वो यहाँ से निकल कर जो है बर्स्ट होगा। ऐसे नहीं है कि गोली एक जारी है, धीरे धीरे गई और हीरो ने उसको सेंस कर लिया और ऐसे गया और गोली ऐसे निकलती हुई चली गई, जो फिल्मों में दिखाते हैं। कोई कोई तो उसको कैच भी कर लेते हैं, कैच करके वो वापस भी फूंक मार देते हैं, तो बंदूक से भी ज़्यादा ताकत से वो गोली चली जाती है, वो पता चला विलन को ही लग गई उल्टा। तो वो वाली चीज़ जो है वो फालतू की है। जो गन पाउडर है, एक्चुअली गन पाउडर जो है, गन पाउडर को यहीं पर बर्स्ट हो जाना चाहिए था, आपने बर्स्ट होने की जगह नहीं दी उसको, ठीक है? तो वो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उसको निकलने की जगह नहीं मिल रही है, तो वो यहीं से निकलेगा जाकर, यहाँ से जाकर निकलेगा। और जब बंदूकें चलती हैं, खास तौर पर जब बॉर्डर वगैरह पर बंदूकें चलती हैं, तो इसमें से आग का वो निकलता हुआ दिखाई देता है, इस तरीके से बंदूकें चलती हैं। तो क्या है कि वो बारूद है, वो बारूद है। तो उसने क्या है कि जब आपने इतनी ज़ोर से जब वो स्ट्राइक करा यहाँ पर, अब ये निकली ऐसे निकल कर गई, तो जब ये इस तरीके से निकल कर जा रही है, बुलेट जब निकल कर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि किसने किस चीज़ को हिट करा? स्ट्राइकर ने बुलेट को हिट करा, ठीक है? गन तो एक सिस्टम है, गन तो एक मशीन है, तो स्ट्राइकर ने बुलेट को हिट करा। स्ट्राइकर भी बुलेट इससे गन से जुड़ा हुआ है, गन का हिस्सा है, ठीक है? लेकिन जो ये है, ये रिमूवेबल पार्ट है। तो इसने जब इसको हिट करा, यानी कि एक्शन करा, तो ये भी तो रिएक्शन करेगी, है ना? तो वो रिएक्शन जो है, वो रिएक्शन इसी तरीके का होता है कि पीछे की तरफ झटका लगता है। तो ऐसा होता है कि अगर कोई बंदूक चला रहा है, तो बंदूक चला रहा है तो उसको झटका लगता है, तो कहते हैं कि उसको शोल्डर पर लगाना चाहिए, और फिर वो बताते हैं, जो भी ट्रेनिंग देते हैं उसकी, कि भाई आपको इसको चलाना किस तरीके से, तो वो कंधे पर लगाते हैं। अगर मान लीजिए पीछे कंधा ना हो, तो पीछे कंधा ना हो, पीछे कोई सपोर्ट ना हो, और आपने बंदूक को चला दिया, तो वो बंदूक पीछे जाएगी एकदम से। तो वो जो पीछे जाती है, बंदूक जो पीछे जाती है, उसकी भी तो कुछ वेलोसिटी होगी, तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन, ठीक है? रिकॉइल का मतलब होता है झटका मारना। तो वो जो बंदूक का जो झटका लगता है, तो वो भी इस पर डिपेंड करता है, वो इसी पर डिपेंड करता है कि भाई कितने झटके के साथ में ये आगे जा रही है। तो जिस झटके के साथ ये गोली आगे जाएगी, उस वही झटका पीछे बंदूक में जो है वो एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? तो अब आप ये देखिएगा, हाँ, अगर ढंग से उसको ना लगाया जाए, तो हम यहाँ पर इस तरीके से कह देते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो गन हो गया, और इधर लिख देंगे हम बुलेट। अब मान लीजिए गन का मास m1 है और बुलेट का मास m2 है, तो गन की जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 और जो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है u2, वो दोनों तो जीरो हो गई, क्योंकि बुलेट भी रेस्ट में तो जो गन है, गन की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, और जो बुलेट है, बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दोनों रेस्ट में। लेकिन अब जब स्ट्राइक करा, जब स्ट्राइकर इसमें स्ट्राइक करा, तो क्या होगा कि ये जो बुलेट है, बुलेट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जाएगी, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी v2 होगी। अभी जो v1 है, ये v1 क्या है? ये गन की वेलोसिटी है। तो आप ये कहेंगे अरे गन कौन सा जाती हुई कहीं ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही है? अगर पीछे कंधा ना हो तो गन भी ट्रैवल करेगी, गन भी पीछे जाकर गिर जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो v2 है, और आपने वो भी देखा होगा जो टीवी वगैरह पर जो दिखाते हैं ना, बड़ी बड़ी जो कैनन्स रखी रहती हैं, तोप जो होती हैं, तोप जो ऑटोमेटिकली चलती हैं, कि वो एक बंदा आया, दो आए, बल्कि उन्होंने लाकर उसके अंदर वो मिसाइल का वो जो पूरा वो होता है, वो सिस्टम सा, वो उसमें इंसर्ट कर दिया और फिर उसको चालू करके और फिर चले गए वहाँ से। तो वो जो तोप है, तोप भी पीछे बहुत ज़ोर से झटका लगाती है, तो वो जो पीछे जो झटका लगता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉइल। तो ये जो v1 है, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ अ गन, रिकॉइल ऑफ अ। झटका लगाने मतलब पीछे से नहीं जाती है? क्या होता है कि आगे से तो जो भी उसमें वो जो तोप है, तोप में जो गोला निकल कर जा रहा है, अगर या वो आजकल जो मिसाइल्स जो डालते हैं, मिसाइल्स जा रही है, तो भी तो जो तोप होती है वो पीछे झटका लगता है ना उसमें, तो वो जो पीछे झटका लगता है दैट इज कॉल्ड रिकॉइल, उसको रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसको अगर मान लीजिए कैलकुलेट करना है, तो हम ये बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे,
तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 है ना, और बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2। अब क्योंकि u1 भी 0 है, u2 भी 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, है ना। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0, m2v2 को इधर ले जाओ, m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2, क्योंकि मैं v1 निकालना चाहता हूँ, तो v1 कैसे निकल जाएगा, माइनस m2v2 अपॉन v1। और याद रहे कि जो रिकॉइल वेलोसिटी गन की आती है वो हमेशा नेगेटिव में ही आती है, हमेशा नेगेटिव में ही आती है, क्योंकि झटका पीछे की तरफ है। समझ गए, सॉरी गन, ठीक है। चलिए जी अगला देखेंगे। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अब मैंने ये m1 v1 वगैरह ले लिया था, इन्होंने कैपिटल एम कैपिटल वी, स्मॉल एम और स्मॉल वी वो ले लिया। तो यहाँ से क्या आ गया, दोनों मासेस का डिवीजन, यानी कि m2 अपॉन m1, मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन, ठीक है, और इनटू v, v क्या था यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। समझ में आ गया इतना, जो रिकॉइल वेलोसिटी गन की है हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है कि while firing a bullet the while firing a bullet the gun should be held tight to the shoulder। अब ये पता ही है, held tight to the shoulder, अगर उसको शोल्डर पर टाइटली चिपका कर नहीं रखेंगे तो या तो झटका लगेगा शोल्डर में, ठीक है, या फिर वो पीछे जाकर गिरेगी। हाँ हाँ, तो वो खिलौनों से खेलते हैं, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो बैंग बैंग फिल्म में वो एक हाथ से राइफल ऐसे चला रहा है, ऊपर चश्मा लगा हुआ है, इधर सिगरेट लटक रही है और इधर से धाएँ उधर से, तो एक हाथ से ही चला रहा है भाई, पता नहीं क्या है। एयर गन ही होती है, कबूतर चिड़िया मारने वाली वही, तो वो तो कर देते हैं। और जैसे दिखाते हैं ना कि वो उसको ऐसे खोलते हैं, उसके अंदर वो तो ऐसे नहीं, वो तो ऐसे ही झटका मार के यही खोल देते हैं और हवा में उड़ा देते हैं, गोली डल जाती है अंदर। चलिए जी, while firing a bullet the gun should be held tight to the shoulder, the recoiling gun can hurt the shoulder। If the gun is held tightly against the shoulder then the body and the gun together will constitute one system। तो body और गन वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाता है, क्योंकि उसको हमने चिपका दिया, शोल्डर के साथ चिपका दिया। द टोटल मास बिकम्स वेरी लार्ज एंड सो द रिकॉइल वेलोसिटी बिकम्स स्मॉल। जब मास बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर जो रिकॉइल वेलोसिटी है, गोली चलाने पर तब भी झटका तो लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि पीछे जाकर गिर गया। अब थर्ड देखिएगा, थर्ड है when a man jumps out of a boat to the shore the boat slightly moves away from the shore। when a man jumps out of a boat to the shore, तो जैसे कोई बोट है, वो बोट चल रही थी और उस बोट में से क्या होता है कि एक मैन जो है वो नज़दीक आ जाता है किनारा, और वो वहाँ से बाहर किनारे पर कूद जाता है। तो जब वो बोट से किनारे पर कूदता है तो जो बोट है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हटती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से रिकॉइल वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया। देखिएगा, इनिशियली द टोटल मोमेंटम ऑफ द बोट एंड द मैन इज जीरो। तो इनिशियली जो टोटल मोमेंटम था बोट का भी और मैन का भी वो जीरो था, क्योंकि बोट और मैन जो है वो एक ही सिस्टम थे, उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि कोई टकराव हो रहा हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो आदमी जंप करता है तो वो जंप कैसे करेगा, वो बोट पर, जैसे मान लीजिए हम फ्लोर पर भी हैं, तो फ्लोर पर भी जब हम जंप करते हैं तो जंप करने में आप खुद सोचिए कि आप अपने पैर से फ्लोर को थोड़ा सा नीचे पुश कर रहे हैं, आपने फ्लोर को नीचे पुश करा, उसके बदले में आप ऊपर जंप करते हैं, फ्लोर रिएक्शन देता है। तो इसका मतलब तब कोलिजन हुआ किसके बीच में, आपके पैर के बीच में और फ्लोर के बीच में। वही काम जब वो पर्सन बोट पर से कूदा है ना और नीचे किनारे पहुंच गया, जब वो बोट पर से कूदा तो उसने बोट को पुश करा, तो बोट पर जब उसने एक्शन करा तो रिएक्शन उसको मिला और बोट जो है पीछे की तरफ खिसक गया। तो यहाँ पर है कि इनिशियली द टोटल मोमेंटम ऑफ द बोट एंड द मैन इज जीरो। As the man jumps from the boat to the shore, he gains some momentum in the forward direction। तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करता है जब वो कूदता है वहाँ से,
टू कंजर्व मोमेंटम द बोट ऑल्सो गिव्स एन इक्वल मोमेंटम इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो बोट है, बोट का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम हो जाता है। सो द बोट स्लाइटली मूव्स बैकवर्ड्स। तो इस वजह से जो बोट है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर जाती है। क्लियर है सभी को? ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आदित्य, दिव्यांका, सुमित, विभोर, Yes, sir. क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। equilibrium of concurrent forces. Forces acting at the same point on a body are called concurrent forces. अगर forces, बहुत सारी forces हैं, वो किसी एक point पर ही act कर रही हैं, तो उसको concurrent force बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक point है, यहाँ पर एक force ऐसे लग रही है, एक force ऐसे लग रही है और एक force ऐसे लग रही है, तो हम 1, 2, 3 इन तीनों forces को हम concurrent forces बोल सकते हैं, है ना? अब देखिएगा, when a number of forces act on a body at the same point and the net unbalanced force is 0, वो जो net force बनेगी, उनकी total जो force बनेगी, अगर वो 0 हो जाती है,
द बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी बॉडी, ठीक है ना। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है कंकरेंट फोर्सेस का कि कंकरेंट फोर्सेस अगर मान लीजिए यहाँ पर ये तीनों फोर्सेस का अगर मैं सम निकालूँ और वो सम जीरो के बराबर आ जाए और ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। अगर ये तीनों फोर्सेस लग रही हैं, अगर ये तीनों फोर्सेस लग रही हैं एक बॉडी पर और वो बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और इन तीनों फोर्सेस का सम जीरो है तो वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलती रहेगी, है ना। तो कंकरेंट फोर्सेस का पहला जो है, कंकरेंट फोर्सेस का जो एक्चुअल में मतलब है वो ये होता है कि अगर 2, 3, 4, 5 या बहुत सारी फोर्सेस किसी एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं तो वो सारी फोर्सेस कहलाती है कंकरेंट फोर्सेस। अगर उन सारी कंकरेंट फोर्सेस का सम अगर जीरो के बराबर हो जाता है तो बॉडी जिस मतलब उसमें है, स्टेट में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा फिर है कंसिडर 3 कंकरेंट फोर्सेस F1, F2 एंड F3 एक्टिंग एट द सेम पॉइंट O ऑफ अ बॉडी एज शोन। तो अब है, हमने कहा कि 3 फोर्सेस हैं, F1 है, F2 है और F3 है। F1, F2 और F3। तो देखिएगा ये नोट्स में ना एक चीज गलत लिखी हुई है, दिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर जो ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स F2 है, उसको भी मैंने गलती से F1 लिख रखा है और ये वाला फोर्स F1 है, ये वाला फोर्स F1 है और एक फोर्स है F3। तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, तो ये तीनों ही फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब वो फोर्सेस कैसी भी हो सकती हैं, हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर था तो यहाँ पर फोर्स आ रही थी तो ये क्या थे, अंदर की तरफ आ रही है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये पुश है ना। तो जब हम कहते हैं फोर्स की जो डेफिनेशन है वो यही कहलाती है कि वो एक पुश है या फिर एक पुल है। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये फोर्स इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है, यानी कि इस पॉइंट पे खींच रही है तीनों फोर्सेस अलग, यानी कि ये पुलिंग फोर्स है, ये पुल है। तो फोर्स का डायरेक्शन वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हो सकता है, क्योंकि अंदर की तरफ है तो पुश है, बाहर की तरफ है तो पुल है। अब देखिएगा कि यहाँ पर इसमें ये कहा हमने कि जब हमारे पास 3 फोर्सेस हैं F1, F2 और F3, तो हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाकर क्या करा कि इसके दोनों का, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया। दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाला, एक डॉटेड लाइन F2 के पैरेलल F1 से, एक डॉटेड लाइन F1 के पैरेलल F2 से, ठीक है। तो ये दो डॉटेड लाइन होती है, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी इसको हमने बोल दिया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। वेक्टर्स को ऐड ऐसे ही करा जाता है, या तो पैरेललोग्राम लॉ से कर दो या ट्रायंगल लॉ से कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। तो हमने F1 और F2 इस तरह से ले लिया और हमें ये दिखाई दे रहा है कि F1 और F2 इस डायरेक्शन में और F3 इस डायरेक्शन में। तो हम ये कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज F1 प्लस F2। F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या हो गया, दोनों का सम, ठीक है। रिजल्टेंट का मतलब एडिशन होता है। अच्छा, फिर हमने कहा if the third force F3 vector acts on the body such that F3 vector is equal to minus of F1 vector plus F2 vector, then the body will be in equilibrium। तो हम ये कहते हैं कि बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये जो F1 और F2 फोर्स है और ये जो F3 फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। दोनों अगर इक्वल होंगे, जितनी फोर्स इधर है टोटल इतनी फोर्स अगर इधर लग रही है तो ये जो बॉडी है जो यहाँ पर है, ये बॉडी कहीं जाएगी नहीं, यहीं की यहीं रहेगी। तो वैसे में हमने ये कहा कि F3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो ये जो F3 वेक्टर है ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के इक्वल है,
लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो इसलिए माइनस लगा दिया जाए, इसलिए माइनस लगा दिया, इसको इधर ले आओ, तो माइनस F1 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस F1 वेक्टर, ये माइनस F2 वेक्टर ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का F2 वेक्टर, और ये प्लस का F3 वेक्टर। तो इक्विलिब्रियम, जब भी कभी इक्विलिब्रियम में होती हैं सारी फोर्सेस, तो उन सब का जो सम है वो जीरो के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर आप ये देखें, यही है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। Thus the condition for the equilibrium of a number of forces acting at the same point is that the vector sum of all these forces is equal to 0। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है कि सारी फोर्सेस का सम जो है वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक, तो अगर ये तो 3 फोर्सेस थी, अगर हमने कहा कि n फोर्सेस होंगी, तो n की n फोर्सेस का जो सम है वो 0 के बराबर आ जाए। If there were n forces, then one vector plus F2 vector plus F3 vector plus dot 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 फिर Fn vector is equal to 0। तो अगर n फोर्सेस होती तो इन सब का सम जो है वो 0 के बराबर आ जाता। उसके बाद आते हैं जी, नेक्स्ट है पेज नंबर 30 पर। यहाँ पर है लामीज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे फ्री बॉडी डायग्राम वाले, तो ये लामीज थ्योरम हमारे काम आएगी। तो नेक्स्ट है पेज नंबर 30 पर लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, इसमें है फिगर बिलो शोज अ पार्टिकल O, फिगर बिलो शोज अ पार्टिकल O अंडर द इक्विलिब्रियम ऑफ 3 concurrent forces F1, F2 and F3 vector। Let alpha be the angle between F2 vector and F3 vector, let alpha be the angle between F2 vector and F3 vector, beta between F3 vector and F1 vector and gamma between F1 vector and F2 vector। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग एंगल्स दे दिए। अब जो ये जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिएगा। एक फोर्स है F1 वेक्टर, एक है F2 वेक्टर, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर। ये 3 फोर्सेस हो गई। और क्या बोला है कि F2 वेक्टर और F3 वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है अल्फा। ठीक है, और F3 और F1 के बीच में जो एंगल है वो है बीटा, और F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो है गामा। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ बताई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमने क्या करा है यहाँ पर कि सबसे पहले हम जब बात करेंगे अल्फा की, तो अल्फा किस किस के बीच में, F2 और F3 के बीच में है, F2 और F3 के बीच में। तो देखिएगा, ऐसा हम कर सकते हैं कि कोई भी जो वेक्टर है ना, कोई भी वेक्टर है उसको हम पैरेलली कितना भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए ये F2 वेक्टर है, तो इस F2 वेक्टर को मैं ऐसे इसके पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दूँ, या ऐसे शिफ्ट कर दूँ, या पीछे ले जाऊँ, या आगे ले जाऊँ। बस इसकी डायरेक्शन इस तरीके से बदलेंगे नहीं, है ना। इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, आप इसको पीछे कितना भी एक्सटेंड करो, आगे एक्सटेंड करो, या पैरेलली आप शिफ्ट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। वेक्टर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब ऐसा ही कुछ करा गया आगे। ये तो इसके बाद में जो एक डायग्राम बना रखा है, जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, वो ट्राइंगल क्या है वो देखिएगा। इस ट्राइंगल में हमने इधर बनाया F2 वेक्टर, ऐसे एक ट्राइंगल बनाया। तो इस ट्राइंगल में इधर हमने लिखा है F2 वेक्टर। ठीक है, यही वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करी हमने, इसको ऐसे बनाया।
उसके बाद जो F3 वेक्टर है, F3 वेक्टर ऐसे है, इस F3 वेक्टर को उठाकर लेकर आए, इधर इधर आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट करिए, बस इसको ऐसे ऐसे मत मोड़ देना, ठीक है। तो F3 वेक्टर को ऐसे लेकर आए और यहाँ चिपका दिया इस तरीके से, ये हो गया F3 वेक्टर, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो F1 वेक्टर है, इस F1 वेक्टर को पैरेलली ऐसे लेकर आए, यहाँ पर सेट कर दिया, ये हो गया हमारा F1 वेक्टर। तीनों साइड्स तो क्लियर है। तो इस तरह से हमने तीनों साइड्स को, मतलब तीनों जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस के जो वेक्टर्स हैं, उनको हमने ऐसे शिफ्ट करा, F1 को ऐसे ले आए, F2 इस तरीके से था, ऐसे लाकर यहाँ रख दिया, F3 ऐसे था, F3 को लाकर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या एंगल इसी तरीके से बनेंगे? भाई पुश में और पुल में तो फर्क है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो एंगल अल्फा बन रहा था, कैसे बन रहा था? F3 निकलता हुआ फोर्स था, F2 निकलता हुआ फोर्स था। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो इस पॉइंट से F3 निकलता हुआ फोर्स है। मैंने ये कहा कि भाई मैं इसको इस तरीके से, मतलब वेक्टर अगर ये डायरेक्शन है तो मैं इसको ऐसे कैसे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो ऐसे एक्सटेंड कर लो थोड़ा सा, एक्सटेंड कर लो, एरो भी दिखा दो। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अल्फा है, समझ गए? ये जो F2 वेक्टर है, इस F2 वेक्टर को ही मैंने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया, तो इस पॉइंट पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि F2 वेक्टर कैसा बाहर निकल रहा है ना, और F3 वेक्टर कैसा इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है। F2 वेक्टर बाहर निकल रहा है, F3 वेक्टर बाहर निकल रहा है, तो ये एंगल क्या हो गया? अल्फा हो गया। दोनों के बीच में अल्फा दे रखा था, ठीक है। अब जब ये एंगल अल्फा दे रखा था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बता दो? 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, तो मैंने यहाँ लिख दिया पाई माइनस अल्फा। 180 को पाई ही तो बोलते हैं, पाई माइनस अल्फा। इसी तरीके से और देखिए, ये F1 और F2 के बीच में एंगल था गामा, तो F1 बाहर निकलते हुए होना चाहिए, F2 भी बाहर निकलते हुए होना चाहिए। तो F1 इस पॉइंट से, इस F2 तो यहाँ से बाहर निकल रहा है, F1 को एक्सटेंड कर दो ऐसे, F1 को एक्सटेंड कर लीजिए, तो ये हमारे लिए F1 हो गया। इस पॉइंट से बाहर निकलते हुए, इस पॉइंट से बाहर निकलते हुए F2 हो गया। तो F1 और F2 दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा? गामा, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया? पाई माइनस गामा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से मैं इसको खोल दूँ, जब मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस वाले पॉइंट में F1 तो इस तरफ जाता हुआ, इस F3 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, तो इस पॉइंट से F3 बाहर निकलते हुए और F1 ऐसे बाहर निकलते हुए, तो F1 और F3 का एंगल क्या था? बीटा। तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? पाई माइनस बीटा। तो तीनों एंगल्स तो क्लियर हो गए, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, अब ना आगे एक लाइन लिखी हुई है जो आपको बड़ी अजीब सी लग रही होगी, अप्लाइंग साइन रूल टू ट्राइंगल ABC, अप्लाइंग साइन रूल टू ट्राइंगल ABC। ये साइन रूल क्या है? तुमने पढ़ा है साइन रूल? नहीं, पूछना, पढ़ा है? नहीं पढ़ा। अच्छा, याद नहीं, चलो जो भी है। अब सुनिएगा कि CBSE में सिलेबस से हटा दिया है, पिछले 2 साल हो गए हैं, हटा दिया, अभी भी उन्होंने हटा ही रखा है उसको सिलेबस से। तो 2 रूल्स होते थे, एक साइन रूल और एक कोसाइन रूल। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे के पास में NCERT पुरानी वाली होगी, अगर नई खरीदी है ना, तो उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन पुरानी वाली में, हाँ, तो साइन रूल, साइन रूल, ये 2 रूल्स होते थे, है ना। चलिए मैं बताता हूँ ना अभी। तो अब आप ये देखिएगा कि सप्लीमेंट्री मटेरियल होता था उसमें, जैसे बुक पूरे चैप्टर्स खत्म हो गए, चैप्टर्स खत्म होने के बाद में लास्ट में लिखा रहता था सप्लीमेंट्री मटेरियल। जिनके पास में पुरानी बुक होगी उसमें लास्ट में देखना 12-15 पेज का सप्लीमेंट्री मटेरियल है। तो वो पहले हुआ करता था सिलेबस में, अब हटा दिया है उसको। वो सिलेबस में इस वजह से डाल रखा था क्योंकि वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ वो है क्या, बेहद आसान है, मुश्किल नहीं है उसमें कुछ भी। तो साइन रूल होता है और कोसाइन रूल होता है, ये दोनों के दोनों ना किसी भी ट्राइंगल में लगते हैं।
हाँ जी, देखिएगा कि अप्लाइंग साइन रूल टू ट्राइंगल ABC, हमने इसको ट्राइंगल ABC बोल दिया। ये वाला पॉइंट है A, इस वाले पॉइंट को बोल दिया B, और इस वाले पॉइंट को बोल दिया C। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास साइड है ना, जो भी साइड है, जैसे ये साइड F1 है, तो F1 और F1 के ठीक अपोजिट वाला एंगल क्या है, पाई माइनस अल्फा। तो F1 अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, ये वाली साइड क्या है F3, तो F3 के अपोजिट एंगल क्या, पाई माइनस गामा, तो F3 अपॉन पाई माइनस गामा। F2 के सामने एंगल क्या है, पाई माइनस बीटा, तो F2 अपॉन साइन पाई माइनस बीटा। तो ये जो है, ये जो तीनों रेशोज होते हैं, तीनों रेशोज इक्वल होते हैं, बस ये होता है साइन रूल। तो अप्लाइंग साइन रूल टू ट्राइंगल ABC, F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा is equal to F1 upon sin pi minus alpha is equal to F2 upon sin pi minus beta is equal to F3 upon sin pi minus gamma। ठीक है, ये साइन रूल होता है। अच्छा, अब उसके बाद साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के ही इक्वल होता है। बायो वाले बच्चे सीधा याद कर लें उसको कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है। तो ये हो गया F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा। इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम में यूज करूंगा। इसको कहते हैं लामीज थ्योरम। ठीक है, दिस इज लामीज थ्योरम व्हिच स्टेट्स दैट द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कीप इट इन इक्विलिब्रियम। if three forces acting on a particle keep it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। ठीक है, तो each force is proportional to the sine of the angle between other two forces। तो आप ये देखिए ये F1 क्या है, एक फोर्स है ना ये F1। ठीक है, तो F1 के अलावा जो दो जो फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं, F2 और F3, और उनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा। तो F1 अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, F1 अपॉन साइन अल्फा। अब जो F2 है, F2 यहाँ पर है, F2 के अलावा दो फोर्सेस कौन सी हैं, F1 और F3, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, बीटा। तो F2 अपॉन साइन बीटा, F2 अपॉन साइन बीटा। समझ गए। इसी तरीके से तीसरी फोर्स क्या है, F3, और F3 के अलावा कौन सी दो फोर्सेस हैं, F1 और F2, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, गामा। तो F3 अपॉन साइन गामा, F3 अपॉन साइन गामा। समझ गए, ये लामीज थ्योरम है। इसके बाद जो फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चंस है ना, फ्री बॉडी डायग्राम वाला एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। इसके बाद भी जो है 2-3 क्वेश्चंस हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। और मैं अभी ग्रुप पर मैसेज डाल दूँगा और 1 घंटे बाद डाल दूँगा मैसेज कि 9 बजे मैं आज क्लास लूँगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जिन बच्चों ने कर रखा है उनको करें अटेंड या ना करें, जैसा आपको ठीक लगे, वो आपकी मर्जी है। और उसमें मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनके तीनों तरीके के प्रूफ, आपका ग्राफिकल मेथड से, और डायरेक्ट मेथड जो मैथमेटिकल मेथड है वो वाला, और तीसरा जो है कैलकुलस मेथड, इनसे करो। तो हो सकता है थोड़ा लंबा है, हो सकता है कि 2 मेथड्स हो पाए, तीसरा ना हो पाए, वो अगली क्लास में करें। सर मुझे याद है कि शायद से वहाँ से कटा था, हमने थ्योरी पढ़ ली थी, हमें न्यूमेरिकल्स। देख लो जहाँ से भी है वो करना है।